जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 12 यूनेस्को में शामिल की गई है और कौन सी लेटेस्ट शामिल की गई है और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम किस योजना के तहत या किस संस्था के तहत चलाया जाता है, उसके अंतर्गत कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं, किस वर्ष इनको स्थापित किया गया, इसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। अब प्लीज़ अगर चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है मैब, बायोस्फीयर रिजर्व की मैंने बात की थी। आइए पहले इससे पहले हम चलते हैं यहाँ पे जैव विविधता का संरक्षण। जो हम जैव विविधता का संरक्षण करते हैं, जिसमें हम सामान्यतः क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं, वनस्पतिक प्रजातियां या जीव जंतुओं की प्रजातियां, उनके संरक्षण करने के लिए दो प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। एक होती है इन सीटू और दूसरी होती है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है स्वस्थानीय विधि और एक्स सीटू का मतलब होता है बाह्य स्थानीय विधि। अर्थात जो जीव जंतु या जो वनस्पति उसी स्थान पे जहाँ पर वो पैदा होती है, जहाँ पे वो जन्म लेती है, जहाँ पे वो खेलती कूदती है, एक तरीके से उसी स्थान पे अगर हम उसकी सुरक्षा करते हैं तो सामान्यतः इसको इन सीटू मेथड कहते हैं। और किसी प्रजाति या किसी जीव जंतु या वनस्पति प्रजाति को जब एक जगह से हटाकर दूसरे किसी विशेष जगह पर या किसी एक नियंत्रित वातावरण में उसकी सुरक्षा की जाती है तो उसको हम बाह्य स्थिति या बाह्य विधि कहते हैं, एक्स सीटू मेथड। तो देखते हैं इन सीटू मेथड में जो प्रमुख रूप से राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य भी होते हैं, और भी इनके साथ 3-4 होते हैं। उसी तरीके से एक्स सीटू में चिड़ियाघर में आप देखेंगे कि वो जानवरों को किसी दूसरे क्षेत्र से लाकर एक चिड़ियाघर में नियंत्रित वातावरण के साथ नियंत्रित माहौल में उनकी सुरक्षा की जाती है, उनकी जो है कि जीवन की रक्षा की जाती है। वहीं जीन बैंक होते हैं, बीज बैंक होते हैं, जहां उनकी आगे की पीढ़ी के लिए जीन को यानी जेनेटिक जो मॉडिफिकेशन होता है, इन सभी चीज़ों को सुरक्षित रखा जाता है। ओके, तो इसी के अंतर्गत जैव आरक्षित क्षेत्र जो इन सीटू मेथड के अंतर्गत आता है, इसका मतलब हो गया कि जैव आरक्षित क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र आएंगे वो सब उसी स्थान पर जहाँ पे वो जन्म लेती हैं, जहाँ पे वो पलती हैं, बढ़ती हैं, जिस पर्यावरण के साथ रह के वो अंतःक्रिया करके अपने जीवन को सुचारू रूप से रखती हैं, उसी स्थान पे इन सीटू मेथड के अंतर्गत हम उसकी सुरक्षा करेंगे या करते हैं। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को नाम की एक संस्था है जो कि यूएनओ की एक एजेंसी है। यूनेस्को की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, जैसे ये रही यूनेस्को। देखिए, यूनेस्को की अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और यूनेस्को के तहत 1971 में एक मैब कार्यक्रम चलाया गया। मैब का क्या मतलब होता है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मानव और जैव आरक्षित जो है कि प्रोग्राम एक तरीके से चलाया गया कि किस तरीके से मानव के द्वारा जो जैव आरक्षित क्षेत्र हैं या जो प्राकृतिक पर्यावरण है, उनके द्वारा अंतःक्रिया आपस में करने के पश्चात उनकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाएगी। अर्थात प्राकृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करने का पूरा प्रयास मैब के द्वारा किया जाता है। और इसी मैब के अंतर्गत जो इन सीटू मेथड होता है, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, इसको भी लागू किया गया। यूनेस्को ने 1975 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की शुरुआत की थी। यानी मैब जो कार्यक्रम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, उसके अंतर्गत 75 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। किस लिए की गई थी? कि ताकि प्राकृतिक पर्यावरण में जो जीव जंतु हैं, जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, उनकी सुरक्षा की जा सके और प्रकृति के पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए वैश्विक स्तर पर भी। अब वैश्विक स्तर पे क्या होता है? बहुत सारे देश हैं, तो ये जिम्मेदारी दे दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जब चालू किया गया यूनेस्को के द्वारा, तो ये प्रत्येक जिम्मेदारी बनती है प्रत्येक देश की, उस देश में रहने वाले नागरिकों की, वो अपने आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करें, साथ ही साथ स्थलीय पर्यावरण की भी सुरक्षा करें। यानी जैसे जल, जीवन, भूमि, जंगल या वनस्पतियां या जीव जंतु, इन सभी की सुरक्षा करने का दायित्व प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक देश पर जो है कि लागू किया गया। इसीलिए प्रत्येक देश में आप देखेंगे कुछ ना कुछ यूनेस्को के द्वारा या उन देशों के द्वारा भी एक बायोस्फीयर रिजर्व की सूची तैयार की जाती है, लिस्ट बनाई जाती है, और उनके लिए एक अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है, जिससे वहाँ की परिस्थितियों में सुधार लाया जाए और प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की जाए। तो चलिए हम देखते हैं अगले फ्लो पे कि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किसे कहेंगे। क्या जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्वतः घोषित हो जाता है, या यूनेस्को उसको घोषित करता है, या उस देश की सरकार या कोई
भी व्यक्ति या कुछ भी। तो अगर आप देखेंगे तो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र को सरकार के द्वारा नामित किया जाता है। किसी देश की सरकार नामित करेगी कि ये पर्टिकुलर क्षेत्र या ये एक निश्चित क्षेत्र जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, और साथ ही साथ उसको यूनेस्को के द्वारा भी मैप प्रोग्राम में शामिल करना पड़ेगा। जब तक यूनेस्को के द्वारा मैप प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व का एक दर्जा नहीं दिया जा सकेगा, और ना ही उसके लिए कोई अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। तो अब ये कैसे शामिल होता है ये भी देख लेते हैं। तो बाकायदा एक टीम होती है जो स्टडी करती है और सरकार की रिपोर्ट्स की स्टडी करती है, और फिर जाके डिसाइड करती है कि ये वाकई प्राकृतिक रूप से जो है कि एक विलुप्त होने की कगार पे हो चुकी है जीव जंतु की प्रजाति या वनस्पति की प्रजाति, तो उसको इन सीटू मेथड के द्वारा ही उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि एक संरक्षण दिया जाता है। जैसे अब आप देखेंगे कि ये मैंने गोला बनाया है, सबसे बड़ा वाला गोला जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, फिर उसके अंदर एक रेड कलर से ड्रॉ किया है, उसके अंदर एक ब्लू कलर से ड्रॉ किया है। ये इन सीटू मेथड के अंतर्गत है, यानी एक लैंड का टुकड़ा है, एक जमीन का टुकड़ा है जहां पे कोई प्राकृतिक पर्यावरण या प्राकृतिक वातावरण का पहले से निर्माण है, अर्थात इन सीटू मेथड के अंतर्गत। लेकिन अब इस क्षेत्र में कुछ लोगों के घर होंगे, कुछ लोग जनजातीय जीवन जी रहे होंगे, या कुछ जीव जंतु होंगे, या कुछ पेड़ पौधे होंगे, कोई ऐसी महत्वपूर्ण औषधि वनस्पति होगी जो अपने विलुप्ति की कगार पे होगी, या कोई जीव जंतु ऐसे होंगे जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं लेकिन वो भी जीवन के अंतिम दौर में है या उनकी प्रजाति ही विलुप्त होने के कगार पे है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के प्रयोग से या सरकार के द्वारा यूनेस्को के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उसका प्रयोग करके इन सीटू मेथड के अंतर्गत जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र का संरक्षण किया जाता है। इसको क्या किया गया है, भारत क्षेत्र के हिसाब से देखें या अगर हम बात करें इसी की, तो 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। हम सबसे पहले चलते हैं रेड वाले पार्ट पे, यानी ब्लू वाले पे, जो सबसे अंदर दिया हुआ है। कौन सा पार्ट, ये वाला। ध्यान दीजिएगा मैं जिसको ड्रॉ कर रहा हूं इस समय, इस वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो इसको दिया जाता है कोर जोन, यानी कि कोर क्षेत्र। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे एम मैंने लिखा है, और एम का मतलब होता है मॉनिटरिंग करना, अर्थात निगरानी करना। यहाँ पे बाहरी लोगों का जो निषेध, जो एंट्री होती है यानी कि प्रवेश होता है, वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। केवल जो इस विभाग के कर्मचारी होते हैं या वन संरक्षण के जो कर्मचारी होते हैं वो समय समय पे मॉनिटरिंग करने के लिए जो है कि प्रवेश करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जीव जंतु होते हैं या वनस्पति होती है, उसकी बहुत ही देखभाल करते हैं, संरक्षण करते हैं उसका, और केवल मॉनिटरिंग करते हैं वहाँ पे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब अगर आपसे पूछता है कि कोर क्षेत्र में किसका प्रवेश होगा या किसका नहीं, तो केवल सरकारी कर्मचारियों का प्रवेश होगा। वो भी कौन से सरकारी कर्मचारी, कोई मतलब कोई भी गवर्नमेंट का आदमी वो नहीं जा सकता। केवल वन संरक्षित जो क्षेत्र के कर्मचारी होंगे, फॉरेस्ट रिजर्व के जो कर्मचारी होंगे, वही केवल इसमें जा सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे न तो कोई घर होगा, न कोई पशुचारण होगा, न कोई यहाँ पे खेती होगी, न कोई मनोरंजन होगा, न कोई पर्यटन होगा, न कोई एजुकेशनल थीम दिखाई जाएगी। पूरी तरीके से ये सेंट्रल जोन में यानी कोर जोन में रख के इसकी सुरक्षा की जाती है, संरक्षण किया जाता है। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, जो आप देखेंगे रेड वाला, अगर मैं सर्कल करूं थोड़ा थोड़ा, ये रेड वाले पार्ट को देखेंगे तो इसको सामान्यतः क्या कहा दिया जाता है, बफर जोन। क्या कहा जाता है, बफर जोन, जो कहीं ना कहीं कोर जोन और साथ ही साथ जो आपका संक्रमण जोन होता है, इनके बीच में एक बफर का काम करता है। जैसे हम बफर स्टेट की बात करते हैं तो दो महाशक्तियों के बीच जो है कि जो भी राज्य होता है उसको हम बफर जोन कहते हैं, बफर स्टेट। जैसे नेपाल और भूटान भारत और चाइना के लिए क्या है, बफर स्टेट के रूप में काम करते हैं। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि ये बफर क्षेत्र होता है। इसमें मैंने घर की डिजाइन भी बना रखी है, घर भी बनाया है कुछ कुछ, और साथ ही साथ यहाँ आर, ई और टी लिखा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आर, ई और टी लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आर का मतलब हो गया कि यहाँ पे रिसर्च को पॉइंट ऑफ व्यू बना के, यानी रिसर्च के पब्लिक जो है कि दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। हम बात करें तो देखिए, अगर मैं आर की बात करूं सबसे पहले, तो आर का मतलब होता है रिसर्च करना, यानी अगर कोई अनुसंधान करना है किसी वनस्पति के बारे में या कोई वन्य जीव जो विलुप्ति के कगार पे है उसके बारे में रिसर्च करने के लिए जो स्कूल की टीम होती है या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स या रिसर्च स्कॉलर आते हैं, तो वो एक परमिशन लेते हैं सरकारी विभाग से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और उसके बाद वहाँ जाके रिसर्च करते हैं।
लेकिन ध्यान दीजिएगा वो रिसर्च विनाशकारी नहीं होनी चाहिए। पता चला है कि आखिरी जंतु है हमारे पास अपनी प्रजाति का, उसको जो विलुप्त के कगार पे, हमने कुछ ऐसी रिसर्च की कि उसी का विलुप्त हो गया, यानी वही जो है कि नष्ट हो गया या मर गया, या किसी पेड़ पौधे की बात कर ले, तो रिसर्च विनाशकारी नहीं होनी चाहिए, विनाश रहित होती है। दूसरा अगर हम बात करें ई, तो ई का मतलब हो गया एंटरटेनमेंट, यानी यहाँ पे हम जो है कि वो सॉरी एजुकेशन, यानी ई का क्या होगा, एंटरटेनमेंट भी कह सकते हैं, एजुकेशन भी होती है। यहाँ शिक्षा के पर्पज से भी जो है कि बच्चों को लेके आया जाता है, साथ ही टूरिस्ट का भी काम होता है, यानी यहाँ पे प्रशिक्षण भी देते हैं और मनोरंजन भी कराते हैं कि बच्चों को जो है कि एक तरीके से पर्यटन कराया जाता है कि ताकि वो अपने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र से परिचित हो सकें और साथ ही साथ उसके संरक्षण में एक अपनी भूमिका दे सकें। भारतीय नागरिक या अपने देश के नागरिक होने के नाते इसमें एक अपना योगदान दे सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ गिने चुने एक दो घर भी देखने को मिलेंगे, जनजातियां भी रहती हुई दिखेंगी जो अपने जीवन यापन के साथ साथ यहाँ पे खेती भी करेंगे और कृषि भी करेंगे, साथ ही साथ पशुचारण भी करेंगे, अपने जीव जंतु पशुपालन भी करेंगे, उनके लिए घास इकट्ठा करेंगे और अपने भोजन के लिए चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियां भी इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये सारी छूट आपको मिलेगी किसमें, बफर जोन में। लेकिन ध्यान दीजिएगा कोर जोन में ऐसी कोई गतिविधि नहीं है, और बफर जोन की ये जो गतिविधि है जब इसका विस्तारित रूप देखते हैं, यानी कि सबसे अधिक छूट दे दी जाती है, तो वही संक्रमण जोन हो जाता है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बफर जोन संक्रमण जोन में क्या अंतर है। तो सामान्य भाषा में समझिए, बफर जोन में जो भी एक्टिविटी होती है वो सीमित अर्थों में होती है, बहुत कम मात्रा में होती है, जबकि संक्रमण क्षेत्र में देखेंगे तो एक विस्तारित स्थिति पे होती है, यानी कि व्यापक रूप में हो सकती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे टूरिस्ट के पर्पज से 10 बच्चे जा सकते हैं, तो यहाँ टूरिस्ट के पर्पज से संक्रमण जोन में 50 आ सकते हैं। रिसर्च के पर्पज से अगर हम बफर जोन में कहें 2 स्कॉलर आ सकते हैं, तो संक्रमण जोन में 10-15 जा सकते हैं। तो सामान्य भाषा में समझिए बफर जोन का विस्तारित या व्यापक रूप ही संक्रमण जोन होता है। तो ये था आपका जो है कि एक डायग्राम, जिसके माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया कि संक्रमण जोन क्या हो जाएगा। एक तरीके से यहाँ भी घर मिलेगा, यहाँ भी जो है कि आर है, यहाँ भी टी है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है, पर्यटन भी होता है, टूरिज्म भी होता है और रिसर्च भी होती है और एजुकेशन भी दी जाती है। तो कहने का मतलब हो गया जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में केवल कोर जोन को छोड़ के बाकी आपका बफर जोन हो, संक्रमण जोन हो, दोनों ही जोन में जो है कि आप प्रवेश कर सकते हैं। बस यहाँ बफर जोन में सीमित स्तर पर रहेंगे और संक्रमण जोन में थोड़ा व्यापक स्तर पे हो जाएंगे। तो ये तो था आपका एक छोटा सा टॉपिक जो हमने जैव विविधता संरक्षण से संबंधित मैप प्रोग्राम को देखा। अब हम भारत के अंतर्गत जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी सूची के बारे में समझेंगे, किस राज्य में स्थित है और क्या क्या उनका योगदान है और कैसे उनकी सुरक्षा की जा रही है, किस वर्ष उनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इन सब पे हम विस्तार से जानकारी इकट्ठा करेंगे। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलिए प्यारे साथियों, अब हम बात करेंगे कि भारत में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस राज्य में स्थित है वो और कौन सी सीमा पे भी स्थित हैं। क्योंकि 3 से 4 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो सामान्यतः 2 राज्यों या 3 राज्यों के सम्मिलित रूप में हैं और कुछ बायोस्फीयर रिजर्व अकेले अपने राज्य में ही है। कुछ इसमें सबसे बड़े हैं, कोई सबसे छोटा है, कोई सबसे नया है और कोई सबसे पुराना है। तो आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी इधर नहीं देखना है, इधर देखिए 12 ही लिखे मैंने, इसमें भी कुछ है और 18 टोटल है, उसकी बात करेंगे। पहले हम मैप के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे ऊपर हिमाचल प्रदेश में जो कि जम्मू कश्मीर की सीमा के पास है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं है, आता हिमाचल में ही है लेकिन जम्मू कश्मीर की सीमा के पास है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक मैप की इमेज बैठेगी कि हाँ जम्मू कश्मीर की सीमा के पास है। हो सकता है आपको प्रश्न में दे दे कि कोल्ड डेजर्ट जो है कि हिमाचल के राज्य में जो स्थित है वो किस राज्य से सीमा साझा करता है। उत्तराखंड भी दे सकता है आपको, पंजाब भी दे सकता है, जम्मू कश्मीर भी दे सकता है। तो ये एक क्वेश्चन बनाने का एक नया ट्रेंड भी हो सकता है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शीत मरुस्थल जो है कि आपका हिमाचल प्रदेश में है, कोल्ड डेजर्ट, जिसको 2009 में स्थापित हुआ था। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपको ईयर देखने को मिल रही है ये यूनेस्को में शामिल होने वाली तिथि है और ये वाली जो ईयर दिख रही है वो हमारी भारतीय सरकार के द्वारा जब पहली बार इसको नामित किया गया था, अर्थात इसका चयन किया गया था कि इनका संरक्षण करना है, इनको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। तो ये स्थापना दिवस है, इनका स्थापना ईयर है। और जबकि यहाँ पर जब सरकार के द्वारा प्रपोजल दिया गया और यूनेस्को ने उसको वेरीफाइड किया और मैब प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम
में जब शामिल किया तो वो ये तिथियां हैं कि किस वर्ष कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में शामिल किया। आप इसको क्लास नोट्स के रूप में या अपने कहीं पे फुटकर नोट्स में आप बना के रख सकते हैं कि ये इनके स्थापना वर्ष हैं और ये इनके यूनेस्को में शामिल होने के वर्ष हैं। आपसे पेपर में पूछ देता है, जैसे मान लीजिए कि नीलगिरी के बारे में हम बात करें, पूछता है कि नीलगिरी की स्थापना कब हुई थी, तो नीलगिरी की स्थापना की हम बात करेंगे 1986 में हुई है। फिर वही क्वेश्चन उठता है कि नीलगिरी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो कह दिया जाएगा सन 2000 में इसको शामिल किया। तो अब आप समझ गए होंगे इन तिथियों का मतलब और इन तिथियों का अंतर, दोनों में क्लियर होना चाहिए आपको। नोट्स भी आप बना सकते हैं इसके, एग्जाम्स में हर एक एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन जरूर रखा जाता है। आइए तो पहले हम देखते हैं सबसे ऊपर, और हम क्या करेंगे कि पूरब की ओर से होते हुए नीचे होते हुए फिर ऐसे करके राउंड अप करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे शीत मरुस्थल, जो कि कोल्ड डेजर्ट आपका 2009 में स्थापित किया गया हिमाचल प्रदेश में। उसके नीचे उतरेंगे आप, उत्तराखंड आएगा, और उत्तराखंड में 1998 में नंदा देवी जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा की गई थी 1998 में। अगर हम और नीचे आते हैं तो हमें सिक्किम मिलता है, और सिक्किम में सन 2000 में कंचनजंगा की घोषणा की गई थी। और उसी के जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए असम का एरिया मैंने थोड़ा सा बना रखा है। ये वाला जो बॉर्डर है ये एरिया इतना असम का है, क्योंकि इसके नीचे मेघालय है। ये असम में 2 आपकी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो जो है कि मानस 1989 में है और डिब्रू सैखोवा 1997 में है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, यहीं पे आप रिवीजन करिए, और इसी क्लास में आपको तैयार करके जाना है। हिमाचल प्रदेश में आपकी कोल्ड डेजर्ट है, उसके बाद आप नंदा देवी उत्तराखंड में देखते हैं, फिर नीचे उतरते हैं तो सिक्किम आता है आपके कंचनजंगा, और फिर और नीचे आते हैं असम में, तो वहाँ पे आपको मानस और डिब्रू सैखोवा मिलता है। एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं, डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व सभी बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। और जैसे हम क्या करते हैं, असम से और उधर चलते हैं पूरब की ओर, तो अरुणाचल प्रदेश में हमें 1998 में दिहांग दिबांग नाम का बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है। हम नीचे आते हैं, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ते हुए मेघालय में जब एंट्री करेंगे तो मेघालय में हमें नोकरेक नाम से जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है 1988 में। उसके नीचे आते हैं हम तो पश्चिम बंगाल में हमें सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है, जो कि 1989 में स्थापित हुआ था। उसके नीचे उड़ीसा आता है, और उड़ीसा में सिमलीपाल 1994 में आपको देखने को मिलेगा। उसके नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश जो है कि राज्य है, और आंध्र प्रदेश में शेषाचलम की पहाड़ियाँ, सामान्यतः यहीं पे जो है कि कर्नाटक की सीमा शुरू हो जाती है, लेकिन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में शामिल नहीं है, अर्थात तेलंगाना से भी अलग है। एक तरीके से पूरी रूप से शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, और 2010 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। अगर हम और नीचे आते हैं तमिलनाडु के तट पे, तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी जो कि 2010 में स्थापित की गई थी, यह भी जो है कि क्या होगा, बायोस्फीयर रिजर्व है। और अगर हम और नीचे आने के बाद यहाँ पे तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर अगर हम देखते हैं तो अगस्त्य मलाई हमें 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है। यानी सरकार लगातार जो है कि मानव को जागरूक करते हुए, समाज को जागरूक करते हुए पर्यावरण के प्रति एक संवेदनशीलता को दिखा रही है, और लगातार प्रयासों के माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण, जीव जंतु और वनस्पतियों की सुरक्षा के लिए नए नए प्रोग्राम लेकर आ रही है, और नए नए बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा की जा रही है। हम जैसे ही केरल से और ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पे गांठ होती है, जो आप देखते हैं यहाँ पे, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों की गांठ पर स्थित है नीलगिरी का पर्वत, और जहाँ पर 1986 की इसकी सबसे पहले स्थापना की गई थी। मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी, पॉइंट आउट कर लीजिएगा, नीलगिरी 1986 में सबसे पहले स्थापना की गई थी। और अभी तक पढ़ा डिब्रू सैखोवा को, जो सबसे छोटा है, और हम सबसे बड़े की भी बात करेंगे और सबसे पुराने की भी बात करेंगे जैसे जैसे आएगा। फिर हम देखते हैं ऊपर बढ़ते हैं, महाराष्ट्र क्रॉस करके, गोवा क्रॉस करके यहाँ पे गुजरात में आते हैं, तो वहाँ कच्छ का रण 2008 में स्थापित किया गया था, और ये सबसे बड़ा है। जैसे डिब्रू सैखोवा हमने देखा असम का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी प्रकार से गुजरात का सबसे बड़ा जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, कच्छ का रण है, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे तो राजस्थान वगैरह में हमें कोई नहीं देखने को मिल रहा है अभी। और फिर हम जैसे ही देखते हैं एमपी की बात करते हैं, तो एमपी में आपको एक तो मिलेगा यहाँ पे पन्ना, और एक मिलेगा पंचमढ़ी, और एक मिलेगा आपको क्या, अचानकमार अमरकंटक। देखिए जो अचानकमार अमरकंटक है, ये एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में आता है, और ये 2005 में
स्थापित हुआ था। वहीं पंचमढ़ी की बात करेंगे जो एक हिल स्टेशन है एमपी में, ये जो है कि 1999 में स्थापित हुआ। और पन्ना 2011 में सबसे नवीन जो कि एमपी में शामिल हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना। तो ये थे आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व। और अब हम बात करेंगे अपने 12 यूनेस्को में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व की। तो जरा फिर से इसी क्लास में आप लोग पूरा तैयार करके जाइए। पहला जो है कि रिवीजन करते हैं, हम सबसे ऊपर उठाएंगे हिमाचल प्रदेश से, जो है कि जहां हमने देखा था कोल्ड डेजर्ट कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। उसके नीचे जैसे आप बाएं साइड में उतरेंगे यानी पूरब साइड में, तो आपको उत्तराखंड में नंदा देवी मिलेगी। उसके नीचे आप आएंगे तो सिक्किम में आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप असम में प्रवेश करेंगे तो डिब्रू सैखोवा जो कि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, और मानस वहां पे भी मिलेगा। और जैसे आप पूर्वांचल के क्षेत्र में पूरब में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और दिबांग आपको देखने को मिलेगा बायोस्फीयर रिजर्व। जब आप नीचे आते हैं नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सबको क्रॉस करते हुए और पहुंचते हैं मेघालय में, तो मेघालय में आपको नोकरेक नाम का बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है। और जैसे ही आप बांग्लादेश को क्रॉस करके सुंदरवन के डेल्टा को क्रॉस करते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं, तो वहां हमें सुंदरवन का जो है कि डेल्टा के रूप में सुंदरवन जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है। और जैसे ही हम उसके नीचे उतर के उड़ीसा में प्रवेश करते हैं तो वहां हमें सिमलीपाल जो है कि देखने को मिलता है। और उड़ीसा के नीचे आप आएंगे तो आंध्र प्रदेश की सीमा है, और आंध्र प्रदेश में शेषाचलम हिल्स जो है पहाड़ी क्षेत्र है, वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। और उसी के बाद मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में है, और वहीं पे तमिलनाडु और केरल की सीमा पे अगस्त्य मलाई हमें देखने को मिलता है बायोस्फीयर रिजर्व। और जैसे ही हम केरल से ऊपर उठते हैं तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के गठबंधन पे यानी कि गांठ जहाँ पे कहते हैं, नीलगिरी का पर्वत है। और जो सबसे पहला, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलता है जब हम यहाँ से ऊपर उठते हैं, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र को क्रॉस करते हुए गुजरात में पहुँचते हैं, तो हमें वहाँ पे कच्छकरण देखने को मिलता है। और हम बाहरी सीमा पे देखते हैं तो राजस्थान, पंजाब में हमें नहीं मिलता है। और जब हम भारत के भीतरी प्रवेश में करते हैं तो एमपी में हमें 3 मिलते हैं, पंचमढ़ी, पन्ना और साथ ही साथ अचानक मार, अमरकंटक। तो ये थे आपके। और एक दोस्तों ये छूट गया था, ग्रेट निकोबार, जहाँ पे हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु कहा जाता है भारत की भूमि का, 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट, जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। और यहाँ पर भी ग्रेट निकोबार नाम से बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलता है। तो ये थे आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व। अब आप क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, तो नीलगिरी होगा जिसकी स्थापना 1986 में थी। और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व अगर पूछता है आपसे तो डिब्रूगढ़ सैखोवा जिसको हम कहेंगे, जो सबसे छोटा है और 1997 में इसकी स्थापना हुई। अब अगर हम बात करेंगे कि सबसे नया और सबसे पुराना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, नीलगिरी जो है वो सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है, और डिब्रू सैखोवा और जो है कि पन्ना जो है कि सबसे नवीन है। फिर से नोट कर लीजिए, जो सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व होगा वो नीलगिरी का होगा, और सबसे नया जो बायोस्फीयर रिजर्व होगा वो पन्ना होगा। और अगर हम बात करें सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व की, तो कच्छ का रण सबसे बड़ा और डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा। इज इट क्लियर? सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा असम में, और सबसे बड़ा कच्छकरण गुजरात में। सबसे नवीन एमपी में पन्ना है, और सबसे ओल्ड नीलगिरी जो कि है। तो ये थे आपके नए और पुराने, सबसे बड़े और सबसे छोटे। अब हम बात करेंगे कि 12 जो यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किए गए बायोस्फीयर रिजर्व, उनको किस वर्ष स्थापित किया गया था यूनेस्को में। तो आइए हम उनकी लिस्ट पर चलते हैं। तो देखते हैं, नीलगिरी सबसे पहले जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल होने वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व था, वो नीलगिरी ही सबसे पहले शामिल हुआ था सन 2000 में। जबकि इसकी स्थापना हमने बताई थी 1986 में है, कि सरकार के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई थी। इसको जो है कि दर्जा दे दिया गया था बायोस्फीयर रिजर्व का। लेकिन यूनेस्को की लिस्ट में, मैप प्रोग्राम में, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में सन 2000 में इसको शामिल किया गया, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है। दूसरे नंबर पे नंदा देवी, जो कि सन 2004 में ये उत्तराखंड में स्थित है। और नोकरेक कहाँ पे है? मेघालय में, और ये 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया। वहीं ग्रेट निकोबार की बात करेंगे जो 2013 में शामिल किया गया। गल्फ मन्नार की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है, और जो है कि 2001 में शामिल किया गया। कंचनजंगा सिक्किम में 2018 में शामिल किया गया। सुंदरबन पश्चिम बंगाल 2001 में शामिल किया गया। पंचमढ़ी 2009 में शामिल किया गया एमपी में। और पन्ना जो कि अभी सबसे लेटेस्ट 2020 में इसको शामिल किया गया था पन्ना को। और अगस्त्य मलाई की हम बात करेंगे, ये भी तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। देखिए यहाँ पर तमिलनाडु और केरल, इसको 2016 में शामिल किया गया।
वहीं अचानक मार अमरकंटक 2012 जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, इसको भी अचानक और अमरकंटक को अचानक मार अमरकंटक ये भी 2012 में शामिल किया गया। वहीं सिमलीपाल उड़ीसा में है जो कि 2009 में शामिल किया गया। तो ये यूनेस्को के वर्ष थे। अब आप कहेंगे सर इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन पा रही है, तो आइए मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक इसकी मैं बताता हूँ जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। और जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो यूनेस्को में शामिल हुए हैं उनकी केवल लिस्ट है। उनकी क्या होगी, ये लिस्ट होगी, और उसी हिसाब से मैंने इसको लिस्टिंग किया है। तो आइए जरा हम उस ट्रिक को देख लेते हैं। क्या ट्रिक है आपकी ट्रिक अगर मैं बनाऊं यहाँ पे तो क्या होगी, और मैंने भी इसी ट्रिक से याद कर रखा था और आप भी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप याद कर लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 4N GKS और पास, ध्यान दीजिएगा ये मैंने शब्द लिखा है जो आप जनरली याद कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब वगैरह इंटरनेट पे देखेंगे तो बहुत लंबे लंबे स्लोगन होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो है कि एक कहानी टाइप का बना देता है। ये मैंने बहुत अल्फ़ाबेटिकल बहुत छोटा लिया है। 4N या N की पावर 4 भी कह सकते हो, या 4N GKS पास। अब देखिए 4N का मतलब हो गया, जब हम इसको ओपन करेंगे तो 4N निकलेंगे, तो यानी कि 4 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व होंगे जो N से स्टार्ट होंगे। जैसे पहला हमने क्या बनाया, नीलगिरी, दूसरा नंदा देवी, तीसरा नोकरेक और चौथा निकोबार। क्या बताया, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, निकोबार। तो 4N तो हमारे कंप्लीट हो गए। फिर जी से आएगा गल्फ ऑफ मन्नार, फिर के से आएगा कंचनजंगा और एस से आएगा सुंदरबन। क्लियर, 4N GKS, गल्फ ऑफ मन्नार, कंचनजंगा, सुंदरबन, इतना क्लियर हो गया। फिर पास की बात करेंगे तो यहाँ पे पी का स्क्वायर कर दीजिएगा चाहे तो, पी से हो जाएगा पंचमलाई मतलब पंचमढ़ी, और दूसरा पी से हो जाएगा पन्ना। दोनों ही एमपी में है, ध्यान दीजिएगा। 2020 में सबसे लेटेस्ट ये शामिल किया गया है, और पन्ना ही सबसे लेटेस्ट जो है कि सबसे नवीन बायोस्फीयर रिजर्व भी था जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी, और 2020 में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था। तो पी से 2 हो जाएंगे, पंचमढ़ी और पन्ना, और उसके बाद ए से अगर हम बात करेंगे तो अगस्त मलाई, और ए से बात करेंगे तो अचानक मारा अमरकंटक, और एस से बात करेंगे तो सिमलीपाल। तो ये थी एक छोटी सी ट्रिक जिसमें बहुत लंबी चौड़ी कोई कहानी याद नहीं करनी थी आपको, और इसी तरीके से हमने देखा कि एक छोटी सी ट्रिक बनाई 4N GKS पास। ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिक को जब आप नोट डाउन कर रहे होंगे तो उसके ऊपर लिख लीजिएगा कि ये केवल वही लिस्ट है जो यूनेस्को में शामिल की गई। पूरे 18 बायोस्फीयर नहीं, बल्कि केवल और केवल 12 बायोस्फीयर रिजर्व की एक लिस्ट है जो एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हमने सीखा। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कि किसको हम बफर जोन कहते हैं, किसको कोर जोन कहते हैं, और किसको हम संक्रमण जोन कहते हैं, ट्रांजिशन जोन। और साथ ही साथ भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं कहाँ कहाँ स्थित है, कौन सबसे नई, कौन सबसे पुरानी, और कब जो है कि यूनेस्को में कौन कौन सी शामिल हुई थी, उसकी एक ट्रिक भी हमने बताई है। और ये सारी चीज़ों का हमने आज अध्ययन किया है। वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दे सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक पे आप किस चीज़ को वीडियो चाहते हैं तो आप उसका भी कमेंट कर सकते हैं। अगर वो क्षेत्र मेरा होगा तो मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।